की संस्कृति नहीं चलेगी। ये इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है इनकी। उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई रीजनल लैंग्वेज में शुरू कराई गई। अलग अलग भाषाएं जो उत्तर प्रदेश की हैं, जो शायद उनके प्रतिनिधि बोलकर ज्यादा उस भाषा को बढ़ावा दे सकते हैं, योगी आदित्यनाथ ने वो फॉर्मूला जैसे ही लागू किया, पहले समाजवादी पार्टी को दिक्कत हुई कि आखिर उर्दू को क्यों नहीं शामिल किया गया है। उस पर जब बयान देते हुए ये कहा योगी आदित्यनाथ ने कि ये कठमुल्लाओं वाली सोच है, ये कट्टर वाली सोच है, इससे आगे बढ़ना होगा, तुष्टीकरण से आगे बढ़ना होगा। उस पर सपा को तो दिक्कत हुई और अब दूसरी दिक्कत हो गई है तुष्टीकरण के मुस्लिम के नेता खुद को दिखाने वाले असदुद्दीन ओवैसी को। असदुद्दीन ओवैसी भी इस बहस में आ गए हैं और खुद को ये बताते बताते कि वो तुष्टीकरण वाली राजनीति नहीं करते, वो सिर्फ मुसलमानों वाली राजनीति नहीं करते, उन्होंने उत्तर भारतीयों पर भी कटाक्ष कर दिया योगी आदित्यनाथ को जवाब देते देते, और स्टालिन के रास्ते पर चल गए हैं। वो भी बता रहे हैं कि द्रविड़ ही असली भारतीय है। हुआ क्या है, क्या कहा है यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी ने? चलिए सबसे पहले आपको बता रहे हैं सीएम योगी के बयान पर दरअसल असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए। योगी कहते हैं कि उर्दू पढ़ने वाले कठमुल्ला बनते हैं। इस बात को ऐसे कोट कर रहे हैं जो उन्होंने दूसरे अंदाज में कहा था। अब वो कह रहे हैं कि जहन और दिल पर ग्रहण लग चुका है योगी आदित्यनाथ के। उर्दू देश की आजादी की जुबान है। सीएम योगी उर्दू से नफरत करते हैं, ये कह रहे हैं यहाँ असदुद्दीन ओवैसी। किस तरह से आग बबूला हुए, किस तरह से यहाँ नाराज दिखाई दिए ओवैसी, ये समझ में आ रहा है। कैसे योगी आदित्यनाथ पर पहले कटाक्ष किया है वो सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने उत्तर प्रदेश की असेंबली में ये कहा कि उर्दू पढ़ना कठमुल्लाओं की तरह मौलाना बनाना की बात है, साइंटिस्ट नहीं बनते। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के जो बुजुर्ग थे या जिस आइडियोलॉजी से वो आती हैं, उनके किसी भी शख्स ने इस मुल्क की आजादी में हिस्सा नहीं लिया। ये गोरखपुर से आती हैं और उसी गोरखपुर से रघुपति साहेब फराख भी आते हैं। फराख गोरखपुरी उर्दू का एक बहुत बड़ा शायर था, मुसलमान नहीं था। तो ये इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है इनकी। देखिए योगी आदित्यनाथ तो विधानसभा की कार्रवाई में भोजपुरी, अवधी, इन जैसी भाषाओं को बढ़ावा देकर इनके अस्तित्व को और चमकाना चाहते थे और चाहते थे कि वो प्रतिनिधि और खुलकर बोल पाए। लेकिन सपा को उर्दू की जरूरत समझ में आई और जब उर्दू की बात आई और योगी आदित्यनाथ ने कठमुल्ला कहा तो ओवैसी को ऐसा लगा कि अब उन्हें भी बोलना चाहिए, क्योंकि ये तो उनका वोट बैंक है, इस पर किसी और का अधिकार तो हो ही नहीं सकता। सपा तो उसी पर अधिकार दिखा रही थी और ऐसे में ओवैसी बोल गए। लेकिन ये बोलते बोलते उत्तर भारतीयों पर निशाना साध दिया और स्टालिन के नक्शे कदम पर चलने लगे ओवैसी। हुआ क्या, कैसे स्टालिन के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, समझिए। आपके सामने जानकारी रख रहे हैं। दरअसल उर्दू की आड़ में उत्तर भारतीयों पर ही निशाना साध गए ओवैसी ने आर्य और द्रविड़ का मुद्दा छेड़ा। आरएसएस और आर्यंस को उन्होंने बाहरी बता दिया, द्रविड़ और ट्राइबल को ओरिजिनल उन्होंने बताया। जो द्रविड़ आंदोलन हुआ था एक अरसे पहले, उसमें ये कहा गया था ना कि सिर्फ हम ही सच्चे भारतीय हैं, बाकी जो आरएसएस है, आर्यंस हैं, वो भारतीय नहीं है। उसी बात पर आगे बढ़ गए ओवैसी स्टालिन के मुद्दे को हवा देते दिखाई दिए। स्टालिन इन दिनों हिंदी का विरोध कर रहे हैं और हिंदी का विरोध ना करके उर्दू का समर्थन करके उन्होंने कहीं ना कहीं दबे पांव स्टालिन का ही समर्थन कर दिया। कैसे समर्थन किया, कैसे उत्तर भारतीयों पर निशाना साधा, सुनिए जरा। अब ये जो आर्गुमेंट इनका आरएसएस का है कि नहीं ये बाहर से आए, तुम भी बाहर से आए। जितने आर्यंस है बाहर से आए, अगर ओरिजिनल है तो द्रविडियन और ट्राइबल लोग हैं। फराह गोरखपुरी ने सच्चाई को बयान कर दिया। अब इनको नफरत इतनी उर्दू से है। अब भाषा को लेकर ऐसा लग रहा है कि नई जंग छिड़ गई और उसमें ओवैसी भी कूद गए हैं। वो उर्दू की बात कर रहे हैं, वहां स्टालिन कह रहे हैं कि हिंदी नहीं चलेगी, अलग अलग चीजें चल रही हैं। इस बीच बीजेपी जवाब दे रही है ओवैसी को, सुनिए। योगी आदित्यनाथ जी किसी भाषा के विरोधी नहीं है। उर्दू भाषा को लेकर के उन्होंने कोई विरोध नहीं किया है, लेकिन जानबूझकर के केवल एक ही भाषा पढ़ने पर मजबूर कर दिया जाए, इस बात का तो विरोध होना ही चाहिए। क्या सभी प्रकार की भाषाएं एक समाज के लोगों को नहीं पढ़नी चाहिए?
क्या उनको केवल उर्दू में पढ़ने के लिए मजबूर कर देना चाहिए? भौतिकी हो, रसायन हो, गणित हो, विज्ञान हो, अंग्रेजी हो, संस्कृत हो, हर प्रकार की भाषा का जानकारी होनी चाहिए, हर प्रकार का ज्ञान आना चाहिए। कुछ लोग रहते तो भारत में है, लेकिन उनकी आत्मा कहीं और बसती है। आप देखे होंगे जब संसद में संविधान के प्रति, देश के प्रति आस्था प्रकट करनी होती है तो फिलिस्तीन के प्रति आस्था प्रकट करते हैं। जब संविधान की बात करनी होती है तो कहते हैं देश में मोदी योगी नहीं रहेगा तो भारत को कौन बचाएगा। ऐसे लोग जो कहते हैं कि 15 मिनट की जो धमकी देते हैं, निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को कहना चाहूंगा कि आपकी देश के प्रति आस्था नहीं है। तो भाषा को लेकर नई बहस छिड़ गई। अब क्या इस पर वार पलटवार होता है, इस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर का रुख कर रहे हैं और बात अब चमोली की करेंगे, जहां एवलांच के बाद लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहां का अपडेट अब आपको देने जा रहे हैं। कश्मीर से लेकर हिमाचल तक उत्तराखंड, हर जगह भारी बर्फबारी हो रही है। मौसम का प्रहार ऐसा लग रहा है चल रहा है, लेकिन उत्तराखंड से ऐसी खबर आई जिसने सभी को टेंशन में डाल दिया। वहां पर एवलांच होने से 50 से ज्यादा 55 मजदूर बताया गया कि फंस गए और उसके बाद लगातार 24 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा। 30-32 घंटे लगभग हो चुके हैं और बताया जा रहा है कि 50 मजदूरों को निकाला भी जा चुका, लेकिन 5 मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं। जरा आपको पहले तस्वीर दिखा देते हैं, अपडेट्स बताने के साथ आपको तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। सबसे पहले तस्वीर देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। सेना यहाँ लगी हुई है, सेना के जवान लगे हुए हैं और लोगों को निकाला जा रहा है। जो मजदूर हैं उन्हें रेस्क्यू कर निकाला जा रहा है। हेलीकॉप्टर से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, अगली तस्वीर में आप देख पा रहे हैं। वहीं आपको बताएं कि मुख्यमंत्री उत्तराखंड के यहाँ धामी वहां पहुंचे। पुष्कर सिंह धामी की तस्वीर भी आपके सामने अब रखते हैं। ये देखिए, पुष्कर सिंह धामी ने पहले यहाँ हेलीकॉप्टर से सारी जो चीजें हैं उसका एरियल व्यू किस तरह से चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन उसका लिया जायजा लिया और उसके बाद अधिकारियों के साथ ये देखिए बैठक भी की है कि कैसे ये क्राइसिस सिचुएशन से लोगों को निकाला जाए और वो सुरक्षित अपने घरों पर जा पाए। इसको लेकर कोशिशें लगातार चल रही हैं। ये तस्वीर हम आपको इसीलिए दिखा रहे हैं और हमारे साथ हमारे सहयोगी सागर पहले सीधे जुड़ रहे हैं, उनका रुख करना यहाँ जरूरी है। सागर, आप लगातार सुबह से हर तस्वीर दिखा रहे हैं, अभी क्या अपडेट है जरा दर्शकों को दिखाइए और अभी किस तरह से ऑपरेशन में तेजी आई, क्योंकि अभी बताया जा रहा है 5 अभी मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं। देखिए बिल्कुल सलोनी, अगर हम बात करें तो इस वक्त हम बद्रीनाथ में मौजूद हैं। ये आखिरी देखिए इलाका, इसके बाद आ जाता है माड़ा गांव, जो उत्तराखंड का आखिरी और देश का गांव कहा जाता है, जहां पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन का दौर जारी है। वो जो टॉप चोटी आप देख पा रही हैं, वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है लगातार। वहां पर हेलीकॉप्टर से ही हवाई यात्रा के जरिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस की टीमें पहुंच रही हैं, वहां पर रेस्क्यू किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, 4 मजदूरों को अपनी जान गंवानी पड़ी, 5 मजदूर अभी भी लापता है। लेकिन तारीफ के काबिल यहाँ पर धामी सरकार भी है, जिन्होंने हवाई देखिए मार्ग के जरिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया। पहाड़ों पर अभी भी देखिए सलोनी मौसम कितना खराब है। ये बर्फबारी के बाद देखिए किस तरह से एक रिजॉर्ट यहां पर था, ये रिजॉर्ट देखिए पूरी तरह से टूट गया और देखिए ऊपर आपको बर्फ की चादर आपको दिखाई दे रही होगी। ये कांच के देखिए नीचे आपको ये बिखरे हुए देखिए टुकड़े आपको दिखाई देंगे। ये वो जख्म अभी हैं जो उत्तराखंड के लोगों को कई दिनों तक भूलने वाले नहीं है, क्योंकि अभी बद्रीनाथ में हालात ऐसे ही बने रहेंगे। चाचा, ये कैसे घटना हुई यहाँ पे? सर, ये कल बर्फ के कारण 1-1:30 बजे के करीबन ये बर्फ सपोर्ट नहीं था, सपोर्ट के कारण गिर गया है जी। और कितना नुकसान इस पूरे इलाके में, क्योंकि ऊपर तो और अधिक बर्फबारी है जहाँ पर रेस्क्यू हो रहा है मजदूरों का? बारिश तो बहुत हो रही है सर और नुकसान भी काफी हो रहा है जी। धामी सरकार ने जिस तरह से बेहतर काम किया, रेस्क्यू ऑपरेशन का लगातार दौर जारी है, क्या कहेंगे इस पर? ये सरकार ने काफ़ी अच्छा काम किया। यहाँ पे धामी सरकार जी ने बहुत अच्छा काम किया। शासन प्रशासन और इंडियन आर्मी ने जो है यहाँ पे बहुत उत्कृष्ट काम किया। इन जवानों ने जो है अपनी जान जोखिम में डाल के और उन मजदूरों के जीवन रक्षा के लिए जो भी काम किया, धामी सरकार का तो सराहनीय काम रहा सर। और हमारे जो जिला मजिस्ट्रेट जी हैं, सागर, आप लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं, आप अपना भी बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि हालात बहुत गंभीर है वहां पर और अभी लगातार सेना कोशिश कर रही है जो 5 मजदूर फंसे हैं उन्हें बाहर निकालने की। बहुत शुक्रिया आपका सागर, जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। तो वहीं डीएम चमोली से भी हमने बात की, उनका यह कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चल रहा है और किसी भी वक्त मजदूरों को बाहर निकाला जा सकता है। सुनिए जरा। ऑपरेशन जो कल शुरू हुआ था तो कल 33 लोगों को रेस्क्यू किया था और आज 17 लोग और रेस्क्यू हो गए हैं। तो टोटल 50 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। 5 अभी भी हम तलाश जारी, हमारी टीम जो है वहाँ पे वो कंटिन्यूअस सर्च कर रही है उनको।
और कुछ लोग हमारे सीरियस इंजर्ड हैं जिनको ट्रीटमेंट किया जा रहा है। उनमें से 27 लोग हमारे जोशीमठ हॉस्पिटल, आर्मी हॉस्पिटल में आ चुके हैं और वाइटल्स अभी स्टेबल बताए जा रहे हैं जो 27 लोग यहाँ पे हैं।